हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड थर्ड सेमेस्टर का इंग्लिश टीचिंग यानी बीएड थर्ड सेमेस्टर में जो हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट है इंग्लिश टीचिंग का, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और हमने यूनिट फर्स्ट के अंदर पिछली वीडियो में इंग्लिश के ओरिजिन डेवलपमेंट के बारे में, उसकी विशेषताएं के बारे में जान चुके हैं और इंडिया में वो कैसे डेवलप हुआ इसके बारे में भी समझ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हम ये जानते हैं कि इंग्लिश के एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं। यानी कि आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला है एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और दूसरा होगा हमारा इंग्लिश ग्रामर। ठीक, तो यहाँ पर लिखा है एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर मैंने आपकी सहूलियत के लिए लिख दिया है बोर्ड पर, क्योंकि आप अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ताकि आपको थोड़ा सा सुविधा हो सके। देखते हैं क्या है इंग्लिश में एक्सपेक्ट, यानी इंग्लिश के क्या क्या एक्सपेक्ट होते हैं। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आर थ्री: द लर्नर एंड द टीचर। यानी कि जो माना गया है मेजर कंपोनेंट्स, जो मुख्य कंपोनेंट्स माना गया है टीचिंग लर्निंग में, क्या होता है? क्लासरूम, द लर्नर एंड द टीचर। इन तीनों को माना गया है। दिस इज नॉट से दैट दीज थ्री कंपोनेंट्स आर ऑल दैट देयर आर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इन सब के बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि हाँ, ये मानते हैं कि तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। क्या? क्लासरूम होता है, लर्नर होता है और हमारा टीचर होता है। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर टीचिंग लर्निंग हो रही है। क्यों? क्योंकि बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। घर सजा दिए, सारे मटेरियल रख दिया गया है, छड़ गिट्टी बालू जो भी होता है सब रख दिया गया है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि नहीं घर बन गया है। ठीक, क्यों? क्योंकि वहाँ पर लैंग्वेज कम्युनिकेशन की कमी है। क्योंकि हम यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश को ही बेस मानकर चलेंगे। ठीक है, एज वी गो लॉन्ग, यानी आगे जाने पर वी आल्सो कम अक्रॉस, देखते हैं कि डिफरेंट एक्सपेक्ट्स रिक्वायर्ड फॉर ELT। ELT का मतलब होता है इंग्लिश लर्निंग टीचिंग। इंग्लिश लर्निंग टीचिंग के लिए हमें एक माहौल चाहिए। ठीक, इट जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया। कहने का मतलब ये है कि अब ये इंग्लिश लर्निंग टीचिंग क्या है? जो हमारा कम्युनिकेशन किए जाते हैं, एक तो होता है हिंदी में और एक होता है अंग्रेजी, जो भी भाषा जो चुना गया है। ठीक, तो क्या है? यह एक विचारों का समूह है। इंग्लिश जो बोलते हैं वो भी एक विचारों का समूह है। फ्रॉम द फेमिलियर टू न्यू एंड फ्रॉम ओल्ड टू न्यू। यानी कि जो हम जानते हैं और जो नहीं जानते हैं। पहले जो जानते हैं उसको देखते हैं, उसके बाद जो नहीं जानते हैं उसके बारे में समझते हैं। ठीक, इन अदर हैंड दूसरी भाषा में समझे तो इट इज़ नथिंग बट द थॉट्स ऑफ द इंडिविजुअल टीचर। यानी कि जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है वह कुछ और नहीं, जो टीचर जो अपना इंडिविजुअल जो एक्सपीरियंस होता है वह एक्सप्रेस करने का एक साधन होता है। या द थॉट्स ऑफ थ्योरिस्ट, यानी कि जो थ्योरिस्ट जो शिक्षाविद थे उन सब के थॉट्स होते हैं। ठीक, देखिए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपेक्ट्स। यानी कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्सपेक्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में 4 टाइप के एक्सपेक्ट होते हैं। पहला यहाँ पर दिया गया है सिमेंटिक, दूसरा दिया है फोनेटिक, तीसरा दिया है ग्राफिक एक्सपेक्ट और चौथा यहाँ पर है फोनेटिक कम ग्राफिक एक्सपेक्ट। इसको देखते हैं। पहला यहाँ पर है सिमेटिक एक्सपेक्ट्स, यानी कि लिसनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन रिलेट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड एंड देयर रिलेशनशिप इन अ सेंटेंस। देखिए, यहाँ पर इंग्लिश टीचिंग में पहले हम ये देखेंगे। कहने का मतलब ये इंग्लिश पढ़ाया जब जाता है, क्योंकि इंग्लिश भारत में एक नए शब्द की तरह उभरा था आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद भी, तो बच्चों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता था इसको समझने में। इसके लिए इसको तोड़ के इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए इंग्लिश को बांटा गया। क्या था? इंग्लिश तो बोल देते हैं लोग लेकिन समझ नहीं पाते हैं।
हम आप बोल लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी होता है कि अब मेरे मन में भरा पड़ा है इंग्लिश बोलने के लिए, नहीं हाँ हम खूब तेज़ इंग्लिश बोलेंगे लेकिन बोल नहीं पाते हैं। वो उसका अलग रीज़न है, क्योंकि इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, अभ्यास नहीं, आपको ऐसा नहीं मिल नहीं पाता है कि आप इंग्लिश का अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, जिसकी वजह से आपकी फ्लुएंट इंग्लिश हो सके। ठीक, वो तो एक अलग बात है, अलग समस्या है। देखिए यहाँ पर लगा सीमेंटिंग एक्सपेक्ट, यानी लिसनिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन रिलेट्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड देयर रिलेशनशिप इन ए सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस कोई बोला जा रहा है, उसका हम मीनिंग समझ रहे हैं, लिसनिंग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और सेंटेंस के बीच में रिलेशनशिप बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। अंग्रेजी में न्यूज़ चला जा रहा है और हम सुन रहे हैं, उसको सुन रहे हैं। अब जल्दी जल्दी आपकी जितनी अच्छी वोकेबलरी होगी उसके हिसाब से तो पकड़ लेंगे, वरना आप धीरे धीरे उसको स्टेबलाइज करेंगे कि नहीं इसका मीनिंग क्या होगा और इसका रिलेशन या फिर क्या सा न्यूज़ बताया जा रहा है। ये इसका पहला यानी सिमेंटिक एक्सपेक्ट में आता है। एक्सपेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज जो एक्सपेक्ट होता है ये 4 प्रकार में बांटा गया है। पहले में क्या होता है, सुनते हैं, किसी चीज़ को सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि नहीं ये कहना क्या चाहता है। होता है ना, लोग पहले बात सुनते हैं किसी का, समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है, उसके बाद उसके अगले बात क्या है, अगला नेक्स्ट स्टेप क्या है, फोनेटिक एक्सपेक्ट यानी स्पीकिंग। उसके बाद सुन लिया, अब हम अपनी बात भी रख लें। ठीक, अगला है स्पीकिंग, डील्स विथ स्पीच, साउंड, स्पीकिंग एंड प्रोनाउंसिएशन etc। कहने का मतलब ये है, सुन लिए, अब हमें हमारी बोलने की बारी आई है, हमारी बोलने की बारी आई है, तब हम किसका ध्यान रखेंगे, स्पीच, साउंड, स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन, कैसे बोलते हैं, कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं, इसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। देखिए इसको हम ब्रीफ में बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, हमें PhD नहीं करनी है, बस हमें ये जानना है कि एक्सपेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन से एक्सपेक्ट होते हैं। ये 4 प्रकार के एक्सपेक्ट होते हैं, इनके बारे में हमें सिर्फ जान लेना है। एग्जाम में इसको शॉर्ट में मैक्सिमम चांस है कि शॉर्ट में भी पूछे, और अगर लॉन्ग में पूछ दिया तो कोई बात नहीं, आप इसको आराम से लिख सकते हैं। ठीक, तीसरा हमारा है ग्राफिक एक्सपेक्ट, यानी कि ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लैंग्वेज विजुअल सिंबल। कहने का मतलब ये है कि ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन यानी कि ये जो लिखे हैं ये ग्राफिक है, यानी जो ऐसे लिखे हैं इसका मेन क्या है, विजुअल सिंबल्स, यानी जो फुल स्टॉप लगा है, क्वेश्चन मार्क लगता है, कामा लगता है, इसके हिसाब से इसका भी ध्यान देते हैं। पहले क्या है, सुने उसके बाद बोल दिए, लेकिन अब जब लिखने की बारी आई यहाँ पर भी रूल रेगुलेशन लगता है, जिसमें हम विजुअल सिंबल्स का बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि एक कामा की वजह से सेंटेंस को आप समझ नहीं पाते हैं, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कामा लगता है कि कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, फुल स्टॉप रुकना है, क्योंकि एक तो नया लैंग्वेज है उनके लिए, और ऊपर से समझ में नहीं आएगा कि कामा मिस हो गया या फिर फुल स्टॉप मिस हो गया, क्वेश्चन मार्क मिस हो गया, तो पता नहीं चल रहा है कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीधे एक नॉर्मल वे का सेंटेंस है। ठीक है, अगला है हमारा फोनेटिक कम ग्राफिक एक्सपेक्ट, यानी कि रीडिंग। फोनेटिक मतलब होता है बोलना, फोन होता है बोलते हैं, फोनेटिक कम ग्राफिक एक्सपेक्ट यानी बोल बोल को जो पढ़ते हैं, ग्राफिक जो देखते हैं, उसका है मेन रीडिंग। डील्स विथ रीडिंग एक्सपेक्ट ऑफ लैंग्वेज, यानी जो लैंग्वेज के है वह इसका एक्सपेक्ट क्या है, रीडिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हमारा 4 प्रकार का इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपेक्ट को बांटा गया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि इंग्लिश ग्रामर को कैसे इंग्लिश लैंग्वेज में लाया गया है और उसके क्या क्या यूजेज है, क्या सोच कर, और उसको देखते हैं उसका आगे। देखिए अब हम देखते हैं इंग्लिश ग्रामर, यानी कि इंग्लिश ग्रामर क्या है, यानी इंग्लिश ग्रामर को कैसे हम बांटा गया है, ये इसके बारे में हम जानते हैं। पहला हम ये देखते हैं कि ग्रामर है क्या, यानी कि ग्रामर इज़ द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड्स इनटू अ सेंटेंस दैट इज बेस्ड ऑन सर्टेन रूल, यानी कि कुछ रूल बनाए गए हैं, कुछ शब्दों के समूह का रूल बना दिया गया है, जिसके द्वारा हम शब्दों को एक जगह से व्यवस्थित तरीके से इकट्ठे करते हैं ताकि वह एक मीनिंगफुल वर्ड निकाल सके, एक सेंटेंस बता सके। ठीक, ग्रामर इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड्स इनटू अ सेंटेंस दैट इज बेस्ड ऑन सर्टेन रूल। ठीक, यह हो गया। अब क्या है कि ग्रामर इज नोन एज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर प्रोड्यूसिंग करेक्ट सेंटेंस। ठीक, बोलने के तो सभी लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, लेकिन करेक्ट नहीं बोलते हैं, होता ही है। लेकिन एक बात ये भी है कि जो भारतीय इंग्लिश बोलता है,
मैक्सिमम चांस होता है कि वह ग्रामर के नियमों का पालन करके ही बोलता है। और जो विदेशों में बोलते हैं, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं तो बस ऐसे निकाल लेते हैं क्योंकि ये हमारा रीजनल लैंग्वेज है, ऐसे ही वहाँ का जो रीजनल लैंग्वेज है तो वो ग्रामर के रूल नहीं फॉलो करते हैं, सिर्फ बोलते जाते हैं। तो हम लोग को तो समझ में आता नहीं है तो सोचते हैं कि बहुत तेज़, बहुत ही फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। वो ग्रामर के रूल को मैक्सिमम चांस होता है कि वो फॉलो नहीं करते हैं। वेल, आगे है कि करेक्ट सेंटेंस इन अ लैंग्वेज, यानी कि ग्रामर इज नोन एज अ सेट ऑफ रूल्स। ग्रामर एक नियमों का समूह है, सेट है, फॉर प्रोड्यूसिंग करेक्ट सेंटेंस, बोला ना, करेक्ट सेंटेंस इन अ लैंग्वेज। किसी भी भाषा का, हिंदी भाषा में भी ग्रामर व्याकरण होता है, ऐसे ही इंग्लिश में भी ग्रामर है। मीनिंग इज नोन एज सिमेंटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंटेंस बट नॉट नेसेसरी ग्रामेटिकली करेक्ट, यानी कि ऐसे तो कोई भी भाषा बोल दी जाती है, कोई भी शब्द बोल दिया जाता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह ग्रामेटिकली करेक्ट हो। इसके लिए ग्रामर को बनाया गया है ताकि वह ग्रामर को करेक्ट कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, अब और मेन क्या होता है, द साउंड्स। द साउंड्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन लैंग्वेज, यानी कि भाषा में, देखिए भाषा में क्या था, पहले हमने इंग्लिश लैंग्वेज की जो भाषा थी, इंग्लिश लैंग्वेज से हमने इस पर एक्सपेक्ट यानी उसके एक्सपेक्ट के बारे में पढ़ा, उसको 4 प्रकार से बांटा गया था, मैंने पिछली वीडियो अभी जस्ट बताया। फिर इसमें क्या है, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर क्या है, ग्रामर कैसे काम करता है ये देखा गया है। और यहाँ पर साउंड्स, यानी ग्रामर में और ज़्यादा और क्या ज़रूरी है उसको देखते हैं। द साउंड्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन लैंग्वेज, इट्स प्रोड्यूस द फोनेम्स टू अंडरस्टैंड द स्पोकन सेंटेंस, यानी कि जो हम बोलते हैं, जिस प्रकार से बोलते हैं, जो साउंड्स निकालते हैं, कैसा प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वह बहुत ज़्यादा निर्भर करता है साउंड्स पर। यानी कि साउंड्स जैसे बोल रहे हैं उसके हिसाब से इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी और बुरी मानी जाती है। आपका साउंड्स अच्छा है, आपका जीभ जो फिसलता नहीं है, लोग बोलते बोलते फिसल जाते हैं, मेरा भी कभी कभी हो जाता है, तो ये माना जाता है कि नहीं, ये अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो साउंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लैंग्वेज, इट्स प्रोड्यूस द फोनेम्स टू अंडरस्टैंड। साउंड्स के हिसाब से कभी कभी भाषा समझ में नहीं आती है। ठीक, द स्पोकन सेंटेंस। अगला है वोकेबलरी, यानी कि इंग्लिश ग्रामर में एक तो होता है उसके रूल्स, फिर आते हैं वोकेबलरी। जो वोकेबलरी होते हैं वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकेबलरी क्या होता है, वोकेबलरी इज द सेट ऑफ लेक्सिकल आइटम्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लेक्सिकल मतलब होता है बनाया गया होता है, अपने हाथ से खुद से प्रोड्यूस किया जाता है। कोई भी शब्द हो, एक उसको वर्ड देना है, कोई नया चीज़ निकला, अब उसको हम क्या बोलेंगे, इसके लिए हम या जो वैज्ञानिक होते हैं, जो शिक्षाविद होते हैं, वो लेक्सिकल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। यही है वोकेबलरी, एक वर्ड होता है। ठीक, इसको वोकेबलरी जो होती है ये 2 पार्ट में बटी है। पहला है एक्टिव वोकेबलरी, दूसरा है पैसिव वोकेबलरी। देखिए एक्टिव वोकेबलरी क्या होती है, एक्टिव वोकेबलरी कंसिस्ट्स ऑफ दोज वर्ड ओवर विच वन कैन यूज इन हिज स्पीच एंड राइटिंग, यानी कि यह हम लोग के लिए, यानी नॉर्मल लोगों के लिए बात कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि यह एक्टिव वोकेबलरी वो है जो हम नॉर्मल बोलचाल में यूज करते हैं। हाउ आर यू, आई एम फाइन, गुड, वेरी गुड, यानी कि जो रेगुलर के यूज के वाले शब्द हैं, ये एक्टिव वोकेबलरी है। एक्टिव वोकेबलरी हमेशा चलता रहता है, कोई भी शब्द हो हम बोलते रहते हैं, इसके लिए सोचना नहीं पड़ता है। तो पूछते हैं हाउ आर यू, आई एम फाइन, ये एक्टिव वोकेबलरी है, यह नॉर्मल है, ये सभी लोग करते हैं। ठीक, अगला है पैसिव वोकेबलरी, पैसिव वोकेबलरी। पैसिव वोकेबलरी क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ दोज वर्ड्स मीनिंग ऑफ विच कैन अंडरस्टूड व्हेन दे अपीयर इन स्पीच और राइटिंग, यानी कि यह वो वर्ड हैं जो हमें कब समझ में आते हैं, जब परीक्षा में पूछ देता है, लगते हैं सर कुछ लाने, क्या ये क्या आ गया, हम तो इसको पढ़े ही नहीं है, कोई बोल दिया तो उसका मीनिंग नहीं पता है, ये है हमारा पैसिव वोकेबलरी। लेकिन कुछ महान लोग पढ़े हैं जिनके लिए उनका जो एक्टिव वोकेबलरी जो है हमारे लिए पैसिव वोकेबलरी है। बहुत लोगों के लिए, नाम सुने हुए अगर आप शशि थरूर का, उनकी इंग्लिश आप सुन लेंगे तो हवा, यानी जो डिक्शनरी जो होता है ऑक्सफोर्ड वाली, वो भी फेल हो जाती है। इतने कठिन वर्ड इंग्लिश को यूज करता है वो आदमी कि बस पूछिए मत। वेल, इंग्लिश ग्रामर का ये शब्द यहाँ पर बता दिया गया है। आगे हम कुछ यूज बताएंगे जिसके द्वारा इंग्लिश को कैसे यूज किया जाता है, क्या सोचकर उसका प्रोडक्ट
और उसको कैसे हम अपने नॉर्मल वे में यूज करते हैं वो देखते हैं। एक चार्ट है जिसके द्वारा आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। देखिए अब हम पढ़ते हैं कि यूज ऑफ एबव एक्सपेक्ट्स, यानी कि जो पिछले हमने जितने भी बातें की हैं, जितनी सारी बातें की हैं कि उसका एक्सपेक्ट्स कौन कौन से थे इंग्लिश लैंग्वेज में 4 प्रकार से बांटा गया था, ग्रामर का क्या था रूल, किस प्रकार से उसको देखते हैं, उन सब का एक यहाँ पर छोटे से इन शॉर्ट ये चार्ट है जिसके हिसाब से इंग्लिश ग्रामर या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस को बनाया गया है। ठीक, देखिए एक्सपेक्ट यहाँ पर दिया गया है फॉर्म, मीनिंग एंड यूज, इसके कंपोनेंट्स, रिसेप्टिव नॉलेज एंड प्रोडक्टिव। ठीक, देखिए पहला है स्पोकन। फॉर्म क्या है? स्पोकन, जो कहते हैं। रिसेप्टिव नॉलेज क्या है इसका कि व्हाट डज द वर्ड साउंड लाइक, यानी स्पोकन में ये है कि जो वर्ड हम बोल रहे हैं वो कैसे साउंड कर रहा है, कैसा साउंड कर रहा है, ये हमारा रिसेप्टिव नॉलेज है। और प्रोडक्टिव क्या है, क्या निकल के आ रहा है कि हाउ इज द वर्ड प्रोनाउंसिएशन, यानी कि अब जो वर्ड निकल रहा है वो कैसे प्रोनाउंसिएट करना है, कैसे प्रोनाउंसिएट करना है, ये हमारा प्रोडक्टिव है। यहाँ पर क्या था, व्हाट डज द वर्ड साउंड लाइक। पहले ये सोचेंगे कोई भी वर्ड, ये बात हो रही है जो शिक्षाविद ये सोचते हैं कि ये वर्ड बना दिया गया, मान लीजिए कि ये कंपोनेंट्स कॉन्सेप्ट लिखा है, ये कॉन्सेप्ट लिखा है, तो ये इसको पढ़ें कैसा इसका साउंड करेगा, कॉन्सेप्ट बोलते हैं, लेकिन कैसे प्रोनाउंसिएशन इसका होगा, इसका ये प्रोडक्टिव है। ठीक, अगला है रिटेन। रिटेन में क्या है कि व्हाट डज द वर्ड लुक लाइक, यानी कि कोई भी वर्ड है, मान लीजिए इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश जो लिखा गया है, अब ये है कि ये दिख कैसा रहा है, ये सोचा गया, ये हमारा रिसेप्टिव नॉलेज है कि ये दिख कैसा रहा है। और प्रोडक्टिव क्या है कि हाउ डज द वर्ड रिटेन और स्पेल्ड, यानी कि हाँ ये तो हो गया, लेकिन अब इसको लिखा कैसे जाए। इंग्लिश हो गया कि इंग्लिश कोई शब्द बना इंग्लिश, इसको कैसे दिखाना है, ये हो गया। अब क्या कि लिखा कैसे जाए और इसको स्पेल कैसे किया जाए, यानी इसकी स्पेलिंग क्या होगी, इसका ये हमारा प्रोडक्टिव नॉलेज है। कई सारी चीज़ें हैं, इन सबको इंग्लिश सेम ऐसे शायद हिंदी में भी तोड़ तोड़ के बांटा गया होगा कि कैसे कोई भी शब्द को होता है, इसके बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये हमारा इंग्लिश टीचिंग और हिंदी टीचिंग एज इट इज होता है तो शायद उसमें भी होता होगा। अगला है हमारा फॉर्म एंड मीनिंग, यानी कि अब मीनिंग में आ गए। पहला तो ये फॉर्म था, स्पोकन फॉर्म होता है एक, और रिटन फॉर्म होता है। दूसरा हमारा मीनिंग, फॉर्म एंड मीनिंग। इसमें हमारा रिसेप्टिव नॉलेज क्या होता है कि व्हाट मीनिंग डज दिस वर्ड फॉर्म सिग्नल, यानी कि यह जो मीनिंग है वो किसको इंडिकेट करता है, क्या इसका मीनिंग निकल के आ रहा है, जो भी कोई नया वर्ड निकला है इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है। और इसका प्रोडक्टिव क्या होता है कि व्हाट वर्ड फॉर्म कैन बी यूज टू एक्सप्रेस दिस मीनिंग। इसका क्या निकल के आता है कि एक वर्ड हम सोचें कि हमें कोई नई चीज़ है, मान लीजिए ट्राइपॉड नया शब्द इससे बन रहा है, सेल्फी जो है ये है, तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, सामने से फ़ोटो लेना, ये है कि हम सामने से फ़ोटो ले रहे हैं तो इसकी हम क्या मीनिंग निकाल सकते हैं। इतना लंबा तो होते नहीं है कि टेक पिक्चर फ्रॉम योर ओन हैंड, ऐसा तो होगा नहीं, तो एक छोटा सा इसका कोई भी एक्सप्रेस इन मीनिंग ला दिया गया है। क्या व्हाट वर्ड फॉर्म कैन बी यूज्ड, इसके इतने बड़े जो वर्ड है इसके हिसाब से हम एक छोटा सा क्या हम वर्ड यूज कर सकते हैं जिसके द्वारा से वह शब्द हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है कॉन्सेप्ट एंड रेफरेंस। व्हाट इज इंक्लूड इन दिस कॉन्सेप्ट, यानी कि ये हमारा प्रोडक्टिव नॉलेज है कि जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं इसमें और क्या क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं। और प्रोडक्टिव में क्या है कि व्हाट आइटम कैन बी कॉन्सेप्ट रेफर टू, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, किसको रेफर कर रहा है, इसके बारे में देखते हैं। इसका हम ध्यान रखते हैं मीनिंग में। अगला है एसोसिएशन। देखिए एसोसिएशन में क्या है कि व्हाट अदर वर्ड्स डज दिस मेक पीपुल थिंक ऑफ, यानी कि क्या शब्द पीपुल जो थे लोग हैं वो सोचते हैं इसके लिए। और यह प्रोडक्टिव क्या है कि व्हाट अदर वर्ड्स कुड पीपुल यूज दिस इंस्टीड, यानी कि अच्छा एक वर्ड है, हम गुड भी यूज करते हैं, फाइन भी यूज करते हैं, तो मैक्सिमम क्या यूज करते हैं इसके स्थान पर, क्या गुड, फाइन कुछ कहीं बोलते हैं, लेकिन हर चीज़ के लिए गुड, कैसा है गुड।
और बताओ क्या है, गुड, फाइन। बहुत रेयर मौका यूज होता है कि फाइन बोलते हैं, लेकिन गुड। तो वही यहाँ पर इसका प्रोडक्टिव क्या निकल के आता है कि व्हाट अदर वर्ड्स, मीनिंग तो एक ही है, सेंस एक ही निकल रहा है, लेकिन क्या अलग वर्ड उसका निकल कर आ रहा है, ये हमारा मीनिंग में है। अगला है यूज, यानी कि ग्रामेटिकल फंक्शन। देखिए मैंने यहाँ पर इसको शॉर्ट में रखा है, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन जो मुख्य चीज़ें मेन पॉइंट है सिर्फ उसी को यहाँ पर मैंने बताया है, ठीक है। इन व्हाट पैटर्न डज द वर्ड अकॉर्ड, यानी कि जो पैटर्न हमारा जो है शब्द का, वो किसको, इसका क्या पैटर्न बनता है, क्या अकॉर्ड है, ठीक है। इन व्हाट पैटर्न मस्ट पीपुल यूज दिस वर्ड, यानी कि कोई भी रूल बनाया जा रहा है, इसका क्या पैटर्न हो सकता है, और जो पीपुल यानी जो लोग इसको यूज करेंगे वह इसको किस पैटर्न में देखना चाहते हैं, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो आपको अगर अब स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास यानी कि एक्सपेक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आएगा, यहाँ इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़े थे, समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।